नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में जो सेमेस्टर 6 में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है 2018-21 में, आज उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों 2018-21 का क्वेश्चन में सेम पैटर्न है जैसे पहले दिया हुआ रहता था। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा जिसमें 10 छोटे छोटे 2 नंबर के क्वेश्चन दिए रहेंगे, बाकी 7 में से किसी 3 का आंसर आपको करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से। और हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे और जो लॉन्ग में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम लोग बोर्ड पे बना के देखेंगे। इसी वीडियो में कंटिन्यू रहेगा वो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सुटेबल फॉर द बिजनेस। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह के बिजनेस के लिए सुटेबल होता है? तुलनात्मक वित्तीय विवरण किस प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त होता है या व्यवसाय के लिए उपयुक्त होता है? तो लाभदायकता, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, ऑल ऑफ द एबव। तो बोलते हैं कॉम्पिटिटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ऑल ऑफ द एबव, हर तरह के बिजनेस के लिए इफेक्टिव है। यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी देखा जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बोलता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कैन बी ट्रीटेड एज, कर के लिए प्रावधान को माना जा सकता है। क्या माना जाएगा अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है? तो यहाँ ध्यान ये देना है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में अलग कॉन्सेप्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग कॉन्सेप्ट है। इसलिए यहाँ ऑप्शन दिया है कि वहाँ केवल करेंट लायबिलिटी माना जा सकता है। तो करेंट लायबिलिटी तो माना ही जाएगा, लेकिन केवल लिख दिया ये गलत होगा। केवल एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट ये भी गलत होगा क्योंकि केवल लिखा हुआ है। बोलता है एनी वन ऑफ द एबव, तो बात वही हुआ, दोनों में से कोई एक बोल रहा है जो कि नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि किसी किसी में उसे करेंट लायबिलिटी माना जाता है और किसी किसी में उसे ऑल ऑफ ये प्रोविजन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, लाभ के लिए नियोजन माना जाता है। इसीलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा, डी होगा, ऑप्शन डी सही होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को करेंट लायबिलिटी भी माना जाता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट भी माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। बोलता है विच कम्स फर्स्ट, पहले कौन आता है? कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, नन ऑफ दिस। तो अगर सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले प्रोडक्शन बिजनेस आता है और प्रोडक्शन बिजनेस आने के कारण सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग किसी का होता है, उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। इसलिए सीक्वेंस अगर देखें तो सबसे पहले आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, तो हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद फाइनेंशियल, फाइनेंशियल के बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, वित्तीय विवरण है एस्टिमेटेड ऑफ फैक्ट, एंटीसिपेटेड फैक्ट जिसको बोलते हैं तथ्यों का अनुमान, अनुमानित तथ्य, अभिलेखित तथ्य, रिकॉर्डेड फैक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका रिकॉर्डेड फैक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनुमान नहीं होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्डेड फैक्ट होता है। तो ये उस ऑप्शन सी सही है, रिकॉर्डेड फैक्ट, अभिलेखित तथ्य इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 5 नंबर क्वेश्चन बोलता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर, प्रबंधकीय लेखांकन उपयुक्त है किस तरह के बिजनेस के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग सुटेबल होगा? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन टिक मारा हुआ, गलत मारा हुआ, हम लोग सही जो मार रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग ट्रेडिंग बिजनेस के लिए ज़्यादा सुटेबल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई न कोई बच्चा बनाया होगा तो वो अपना टिक मारा है। ट्रेडिंग बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़्यादा सुटेबल होता है, ट्रेडिंग बिजनेस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़्यादा सुटेबल होता है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं। द टर्म ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाज फर्स्ट यूज इन ईयर, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सबसे पहली बार शब्द कब इस्तेमाल हुआ था? 1940, 1947, 1950, 1960। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहली बार इस्तेमाल हुआ था 1950 में। दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहली बार इस्तेमाल हुआ था 1950 में, यूएसए इस्तेमाल किया था इसका। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो देन है वो यूएसए का देन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहली बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग शब्द लेकर आए इस दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोलता है करेंट एसेट नोट इंक्लूड, जो नीचे ऑप्शन दिया हुआ उसमें कौन चालू संपत्ति नहीं है? तो चूँकि स्टॉक करेंट एसेट होता है, डेटर करेंट एसेट होता है और बिल्स रिसीवेबल भी करेंट एसेट होता है, कार करेंट एसेट नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर कार होगा, क्योंकि कार करेंट एसेट नहीं माना जाता है। तो कार करेंट एसेट नहीं है, बाकी सारा करेंट एसेट है। उसके नीचे बोलता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज जनरली शोन इन, सामान्यतः लाभदायकता अनुपात दर्शाया जाता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को रेट, परसेंटेज, सिंपल, नन। तो जब भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आप बनाते होंगे, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे नेट प्रॉफिट रेशियो, तो उसको परसेंटेज में दिखाते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है परसेंटेज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो परसेंटेज में दिखाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर है परसेंटेज, प्रतिशत में। इसलिए देखिएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के फॉर्मूले के बगल में इंटू 100 लिखा रहता है, क्योंकि सारा का सारा हम लोग परसेंटेज में दिखाते हैं।
नीचे 9 नंबर में बोलता है द स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ करेंट रेशियो, चालू अनुपात का प्रमाप स्तर क्या होता है। करेंट रेशियो का अच्छा स्तर क्या माना जाता है, 2:1, 1:2, 5:4 और डी ऑप्शन है 0.5:2, चारों में से। तो याद रखिएगा करेंट जो रेशियो है उसका स्टैंडर्ड रेशियो माना जाता है 2:1 सबसे अच्छा, और क्विक रेशियो अगर होगा तो उसका स्टैंडर्ड रेशियो माना जाता है 1:1। क्विक रेशियो का 1:1 और करेंट रेशियो का 2:1 स्टैंडर्ड रेशियो माना जाता है, अच्छा रेशियो माना जाता है। और लास्ट है कि अनुपात का अधिक होना लाभदायकता की कमी को दर्शाता है। इसमें से कौन सा अनुपात ज़्यादा होगा तो बिजनेस का प्रॉफिट कम होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ज़्यादा होना बिजनेस के प्रॉफिट को दिखाता है, नेट प्रॉफिट का ज़्यादा होना बिजनेस के प्रॉफिट को दिखाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी ज़्यादा होना बिजनेस के प्रॉफिट को दिखाता है। लेकिन ऑपरेटिंग रेशियो अगर ज़्यादा हो, ऑपरेटिंग रेशियो मतलब समझते हैं बिजनेस को चलाने का खर्च का रेशियो, अगर ऑपरेटिंग रेशियो ज़्यादा हो, बिजनेस को चलाने का जो खर्च है उसका रेशियो ज़्यादा हो, इसका मतलब है सीधा बिजनेस के प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। इसलिए ऑपरेटिंग रेशियो ऐसा है जो बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देता है। तो इसका सही आंसर सी होगा, ऑपरेटिंग रेशियो। अब इसके आगे का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसका भी आंसर इसी वीडियो में है, आप कंटिन्यू रहें वीडियो के साथ और आपको उसके बाद का आंसर आपको देखने का मौका मिलेगा। उसमें सारा का सारा आंसर हम लोग बोर्ड एक्टिविटी करके बना रहे हैं, तो आप ज़रूर देखिए वीडियो को। धन्यवाद। आज हम लोग विनोबा यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है सेमेस्टर 6 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 2018-21 में 18-21 के सेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका हम लोग आज सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान 20 नंबर वाला क्वेश्चन ही करता है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सबसे लास्ट क्वेश्चन से उल्टा चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 20 नंबर का क्वेश्चन अगर हम लोग कर ले, फिर शॉर्ट नंबर का शॉर्ट वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो आसान पड़ जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा साल का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ईयर कौन सा है 18 से 21, और ये CMA का क्वेश्चन है, CMA 2 जिसको बोलते हैं, सेमेस्टर 6 के लिए। BBO क्वेश्चन है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, समझिए 18-21। हालांकि 18-21 वाला ठीक है 19-22 में पूछे इसका चांस कम है, लेकिन एक आइडिया लग जाएगा। 18-21 का 19-22 में नहीं पूछेगा, एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे बनाना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आता है। तो सबसे फर्स्ट में बोल रहा है 8 में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड एक्सपेंसेस रेशियो। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया है जिससे आपको ये सारा चीज़ निकालना है। ये क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा, अब मेरे वीडियो के लिंक में दिया रहेगा इसका डिटेल, वहाँ से भी आप जाके क्वेश्चन ला सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, वहाँ पे ये क्वेश्चन अवेलेबल आपके पास रहेगा। हम लोग बनाते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने बोल रहे हैं। सबसे पहला पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब एक बार पढ़ देते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जिससे आप ग्रॉस प्रॉफिट, फार्मूला पहले लिखिए, होता है ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल्स इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट बाय नेट सेल इंटू 100। तो क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, वेजेज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज एंड सेलिंग एक्सपेंसेज है। अब आप इसको इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया है, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, वो भी नहीं दिया है। तो चलिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट इसका निकालेंगे कैसे, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना चाहते हैं, चलिए बना ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 40,000 का। टू परचेजेज, परचेज में नेट परचेज लिखेंगे, परचेजेज है 1,75,000 का, उसमें 15,000 का रिटर्न है। 1,75,000 का ख़रीदे हैं, उसमें 15,000 का रिटर्न है, तो हो गया 1,60,000, 1,60,000। बाई साइड में सेल्स है, कितने का सेल है, सेल्स है 4,25,000 का, उसमें 25,000 का रिटर्न है, तो 25,000 का रिटर्न हो जाएगा, तो कितना नेट सेल होगा, 4 लाख रुपए का नेट सेल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, वेजेज दिया है, डेबिट साइड में आएगा वेजेज, 12,000 का वेजेज है। और इसमें क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस इसमें आएगा नहीं, क्लोजिंग स्टॉक इसमें आता है, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक है 80,000, ये टोटल वैल्यू दिया, वैसे अपने को ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा और फिर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। तो इधर टोटल करते इधर आता है 4,80,000, 4,80,000 में ये लेस कीजिए, कितना बचेगा ये 2,12,000, 2,12,000 चला जाएगा तो बचेगा कितना 0 0 0 8 और 2 10 1 2 6 और 2 8, 1,68,000 बचेगा ना, एक नहीं 2,68,000, 2,68,000 बचेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो निकल गया ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपको जो चाहिए था मिल गया। तो लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट है 2,68,000 बटा नेट सेल कितना है 4 लाख इंटू क्या करेंगे 100, तो 3 0 से 3 0 2 0 2 0 4 से इसको काटिए, 6 चौके 24 और 2 7 चौके 28, 67%। ठीक है, ज़बरदस्त कंपनी को ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा कौन सा रेशियो पूछ रहा है, नेट प्रॉफिट रेशियो पूछ रहा है। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट बाय नेट सेल्स और इंटू क्या होगा 100। अब आप नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास दिया है तो ध्यान देना ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते थे और यहाँ पे दो ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस। तो नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए, नेट प्रॉफिट बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, दोनों को जोड़ दीजिए, सॉरी लेस कर दीजिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपना है 2,68,000, एडमिनिस्ट्रेटिव का खर्चा है 16,000 और सेलिंग का खर्चा है 20,000। तो दोनों घटा देंगे 16 और 20, 36,000 घट जाएगा। इसमें कितना बचेगा 2,32,000। क्लियर, 2,32,000, 36,000 इसमें घटेगा तो कितना आएगा 32, सही आएगा ना। अब 2,32,000 निकल गया तो यहाँ लिखिए नेट प्रॉफिट आ गया 2,32,000, नेट सेल 4 लाख इंटू 100, 3 0 3 0 2 0 2 0, 5 चौके 20, 8 चौके 32, 58% आपका नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा। तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है ऑपरेटिंग रेशियो बताइए। ऑपरेटिंग रेशियो बराबर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और बाई नेट सेल इनटू क्या होगा। अब ढूंढिए यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना बहुत आसान है, आपको बताया तो सेल्स माइनस जीपी, सेल्स माइनस जीपी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा सेल्स माइनस जीपी से, यहाँ निकाल दीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर होता है सेल्स माइनस जीपी। तो सेल कितने का है 4 लाख और जीपी कितने का है 268 का, तो 268 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 232 बचेगा क्या, नहीं 132 बचेगा। 1,32,000 आता है तो लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,32,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में बिजनेस को चलाने का खर्चा, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेज। एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में आ जाता है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रही है 36,000 आता है ये, और डिवाइडेड बाई नेट सेल आपका 4 लाख का है और इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाता है ये 1,68,000 आता है बाई 4 लाख और इंटू 100 कर देंगे तो 3 0 3 0 2 0 2 0 काटिए इसको, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 42% ऑपरेटिंग रेशियो आ गया। अब फिर उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो आपको बताया था 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो बताए थे ना, उतना दिमाग मत तोड़ाइए, सीधा जब ऑपरेटिंग रेशियो निकल गया तो काम बन जाएगा। तो 100 माइनस मतलब 100% में 42% खर्चा है तो 58% बच रहा होगा। और इसके बाद एक और रेशियो है एक्सपेंसेज रेशियो। 5 में बोला है एक्सपेंसेज रेशियो, और एक्सपेंसेज हमने अपने पास कितना है, जितने एक्सपेंसेज रेशियो का सब ना निकालना पड़ेगा, सारे एक्सपेंसेज का निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेज रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंसेज बाय नेट सेल इंटू 100। अब यहाँ देखिए कौन कौन सा खर्चा है,
तो एडमिनिस्ट्रेटिव का निकलेगा, सेलिंग का निकलेगा और वेजेज का निकलेगा। और कोई खर्च है और कोई एक्सपेंसेज है? तो अगर वेजेज का नहीं भी निकालेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग का तो निकलेगा, जो जो खर्च है यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले निकालिए ए में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज रेशियो बराबर क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज कितना है? 16,000 बटा नेट सेल 4 लाख इंटू क्या होगा 100, कितना परसेंट आएगा? 3 0 3 0 2 0 2 0 4 चौके 16 आएगा। मतलब है टोटल जितना भी सेल हो रहा है ना उसका 4% मेरा बिजनेस को चलाने में खर्चा जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस क्या बताता है कि टोटल जो भी हो रहा है उसका 4% बिजनेस को चलाने में खर्च जाता है। उसके नीचे क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या खर्च हो रहा है? तो बोलता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20,000 है। अब भाई 4 लाख, पाँच % बिक्री का खर्चा है सर। 5% किसका खर्चा है? बिक्री का खर्चा है। समझ आइए कि आपका 5% बिक्री का खर्च निकल रहा है। एक क्वेश्चन ये बना 20 नंबर का, कहीं कोई दिक्कत है? अब इसके बाद हम लोगों को एक क्वेश्चन दिया फंड फ्लो स्टेटमेंट का बनाने के लिए। वेजेज का निकालने की जरूरत नहीं पड़ता, नीचे निकालते हैं। वेजेज तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ही कवर्ड हो जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर या ऑपरेटिंग के अंदर ही कवर्ड हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको नहीं लेते हैं। ठीक है, वेजेज को छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा जो खर्च होता है अदर देन फैक्ट्री, उसके लिए हम लोग अलग से एक्सपेंसेस रेशियो निकालते हैं। अगर कोई आदमी बोलता है कि सर आप इतने कम में दे दोगे, तो आपको पता है ना कि मेरा सेलिंग का खर्चा कितना है। अगर कोई आदमी डायरेक्ट फैक्ट्री से उठा के ले जाता है तो 5% कम में दे देंगे, क्योंकि सेलिंग का खर्चा तो नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। बात समझ गए? फैक्ट्री आया, अपने से आया और अपने माल लेके चला गया तो 5% कम कर देंगे, क्योंकि सेलिंग का जो मेरा खर्चा वो नहीं पड़ रहा है। तो ये आपको पता होगा तब ना कि कितना मेरा सेलिंग का खर्चा पड़ता है, कितना मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा पड़ता है। अगर वो नहीं लेने को तैयार है तो क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन है? तो इसके लिए आपको सब कुछ के बारे में जानकारी होना चाहिए, मेरा किसके ऊपर क्या परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है, और ये खर्च का हो या प्रॉफिट का हो, सबके बारे में जानकारी होना चाहिए। तो एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन 8 नंबर ये बना। इससे पहले 7 नंबर जिसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग 7 देखते हैं। क्रेडिटर है 4,400, हो गया 5,500, बढ़ रहा है तो बढ़ने को डिक्रीज में लिखेंगे 1,100। बिल्स पेबल 700 से 1,000 हो रहा है तो बढ़ रहा है, ये भी डिक्रीज में जाएगा 300। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आप पढ़े हुए हैं तब मेरी बात समझ पाएंगे, आप नहीं पढ़े हुए हैं तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। अब यहाँ पढ़ाने का समय अब रहा नहीं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी क्या हो रहा है? 2,000 से 0 हो रहा है, घट रहा है, तो लायबिलिटी 2,000 से ब्लैंक 0 हो जा रहा है, तो लायबिलिटी घटेगा तो इंक्रीज में लिखेंगे 2,000। और बैंक लोन का क्या हो रहा है? बैंक लोन जो है वो 500 से घट रहा है, तो ये भी घट रहा है तो इंक्रीज में लिखेंगे 500। अब टोटल कर दीजिए तो ये लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। तो 7 4 11 और 5 16, 2 1 3, 4 और 3 7, 7,600 और ये आता है 6,500। अब टोटल देखेंगे कि मेरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए 9 2 11,000 इधर ही ज़्यादा है, 9 2 11 और 2 13,500, उठाकर 13,500 यहाँ पे लाएंगे और सब ये सब लेस कर देंगे, कितना बचेगा? कितना आएगा? 6 3 9, 9 और 5 14 15 5 हाथ में 1 1 2 1 3, 10,000 आएगा। तो क्या कराएगा ये? इंक्रीज या डिक्रीज? तो लिखेगा नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल चेंज, वर्किंग कैपिटल चेंज। यहाँ एडजस्टेड पीएल नहीं बनेगा, एडजस्टेड पीएल नहीं बनेगा। अच्छा, एडजस्टेड पीएल बनेगा क्योंकि जो एसेट डिक्रीज हो रहा होगा उसमें नीचे लिखा है कि ना तो खरीदा गया ना बेचा गया, और ना खरीदे ना बेचे फिर भी एसेट घटेगा तो डेप्रिसिएशन मानेंगे। तो एक बनाते हैं एडजस्टेड पीएल और फंड फ्लो स्टेटमेंट। एडजस्टेड पीएल या स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी बोलते हैं। नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? नेट प्रॉफिट तो कैपिटल के बारे में देखिए, कैपिटल के बारे में बोल रहा था, ना तो कैपिटल हम लगा रहे हैं और ना ही कैपिटल निकाल रहे हैं, फिर भी देखो कैपिटल 24 से 30 हो रहा है।
ना तो पैसा लगा रहे हैं ना निकाल रहे हैं, फिर भी 24 से 30 हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट डाल दिया कैपिटल में। तो नेट प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे 30,000 माइनस 24,000, तो कितना प्रॉफिट हो गया 6,000 का। और इसमें डेप्रीसिएशन डालेंगे, डेप्रीसिएशन तो कहीं दिखा नहीं है। तो एसेट्स में देखो, फिक्स एसेट में बोल रहा है ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं, फिर भी घट रहा है, 20 से 16 हो रहा है, तो घट रहा है, इसका मतलब डेप्रीसिएशन के कारण घटता होगा। और कुछ है? बस 2 ही चीज़ तो है, और इसमें कुछ जाएगा नहीं। तो टोटल ये कितना हो गया 10,000। अब इसी का बनाइए फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले सोर्सेस लिखेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, और दूसरा लिखेंगे एप्लीकेशन। चलिए सोर्स पहले लिखते हैं। तो फंड जो हम लोग को ये निकला है, क्या निकला, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन सबसे पहले यहाँ लिखे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया 10,000। और तो कुछ नहीं जाएगा। यहाँ से देखिए ये जो निकला इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ पे जाता है, नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 10,000। और देख लो बैलेंस शीट से और कुछ जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। करेंट एसेट तो यहाँ चला गया, फिक्स एसेट में कुछ हो ही नहीं रहा था, कैपिटल में कुछ हो ही नहीं था, बन गया। अब देखिए 20 नंबर का फ्री में बनाने को क्वेश्चन मिल रहा था कि नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट 20 नंबर आपको मिला। अगर आप जानते हैं तो, नहीं जानते हैं तो महंगा पड़ेगा। कुछ नहीं करना था, सबसे सिंपल, खाली वो बना दीजिए, और बाकी इसमें तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा था। बोल रहा है कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है तो कुछ हम चेंज नहीं किया, सिंपल बना दिए जैसे बनता है वैसे। इसको बनाइए, फिर हम लोग आगे देखते हैं।